इकबाल खान एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं, लीगल लेक्चर, आज का उन्वान है कि फ्रॉड एंड सेल एग्रीमेंट के प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कौन कौन से फ्रॉड होते हैं। फ्रॉड इन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन सेल एग्रीमेंट, या जो सेल एग्रीमेंट करते हैं उसके में बहुत से फ्रॉड हमारे साथ कमिट होते हैं। तो कौन से चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि इन फ्रॉड से हम बच सकें, और क्या क्या मुमकिन फ्रॉड हो सकते हैं, आज इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सार्वजनिक एग्रीमेंट होता है जिसको सेल एग्रीमेंट किया जाता है। सेल एग्रीमेंट एक इनिशियल डॉक्यूमेंट होता है, उसके बाद सेल डीड की जाती है। तो इनिशियल जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें कुछ पेमेंट ले ली जाती है और बाकी पेमेंट के लिए बाद में टाइम फिक्स किया जाता है। जो लीज डॉक्यूमेंट, समटाइम जो दूसरे डॉक्यूमेंट है, खासकर वो प्रॉपर्टी जो लीज नहीं है या प्री लीज जिसको प्रॉपर्टीज कहते हैं, प्री लीज जो प्रॉपर्टीज हैं, समटाइम अलॉटमेंट पर है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर पर है, या कच्ची आबादी की प्रॉपर्टी भी हम लगा सकते हैं, या प्री लीज प्रॉपर्टी, वो जायदादें जो अभी लीज होना बाकी हैं, जिनको अभी लीज नहीं है, तो उनमें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी होती नहीं है, उसके नाम जो एग्रीमेंट कर रहा है, सेल एग्रीमेंट कर रहा है, उसके नाम प्रॉपर्टी ही नहीं होती, और हम कोई वेरिफिकेशन नहीं करते, कोई मालूमात नहीं करते। अरे भाई, तुम हम सेल एग्रीमेंट कर रहे हैं, हमें प्लाट भी दिखा रहा है, मकान भी दिखा रहा है, मगर ये तो मैं बताऊँ, ये प्रॉपर्टी आपके नाम है या नहीं है? प्रॉपर्टी उसके नाम होती नहीं, वेरीफाई हम नहीं करते, वो हम उससे जाके एग्रीमेंट कर लेते हैं। जब एग्रीमेंट करते हैं, कल कोई पोजीशन नहीं मिलता, हमारे लिए मसला बनता है, कोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं। तो अब कोर्ट ये कहेगी कि भाई बात ये है कि इसके तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो एग्रीमेंट कैसे आपने उसके साथ कर लिया? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एग्रीमेंट करने के लिए उसके नाम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो ऑथोराइज भी होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, या तो उसका मालिक होना चाहिए या फिर अटॉर्नी होना चाहिए। अगर उसके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी है तो भी वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। अगर ना तो उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, ना उसके पास डॉक्यूमेंट है, ना प्रॉपर्टी उसके नाम है, फिर तो कैसे होगा? समटाइम ऐसा भी होता है, अगर से प्रॉपर्टी लीज है मगर वो प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं होती, प्रॉपर्टी उसके वालिद के नाम है, प्रॉपर्टी उसके भाई के नाम है, फिर हम उसके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, ये भी गलत है। तो इससे भी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, पर कैसे वो हमें देगा? और इसके अलावा इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है, ज़्यादातर इसमें बहुत से वाक़े ऐसे थे कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है, वालिद की प्रॉपर्टी, वालिद की डेथ हो गई, अब बच्चे जो हैं वो कहते हैं हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। अरे भाई, पहले अपने नाम आप कराएंगे प्रॉपर्टी, म्यूटेशन कराएं, सक्सेशन लें, तब जाके आप बेच सकेंगे। उनके नाम प्रॉपर्टी है नहीं, वो कहते हैं प्रॉपर्टी बेचने चले, जाके एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो ये भी एग्रीमेंट भी गड़बड़ होगा। और इस एग्रीमेंट पर कैसे हम इस पर अमल दरामद करा सकते, कैसे एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं? एक बंदे के पास उसके नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसके नाम ही नहीं है। हाँ, इनहेरिटेंस होने वाली है मगर अभी तक इनहेरिटेंस ट्रांसफर भी नहीं हुई, उससे पहले ही वो एग्रीमेंट करने के लिए आ जाता है। और इसके अलावा ऐसा भी होता है, प्रॉपर्टी जॉइंट होती है। जॉइंट प्रॉपर्टी 2 आदमी की होती है, 3 की होती है, 4 की, 5। अब जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उसमें भी एक आदमी उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकेगा, उसको पावर नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ हिस्सा है, पूरी प्रॉपर्टी उसकी नहीं है। और जॉइंट प्रॉपर्टी के लिए भी ये ज़रूरी है कि सब जितने भी उसमें उसके ओनर हैं, जितने उसके नाम है, सबको एग्रीमेंट में आना लाजमी है। अगर हम उसे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि जितने भी ओनर हैं जॉइंट प्रॉपर्टी, सबको उसमें एग्रीमेंट में शामिल करना चाहिए, शामिल होने चाहिए, और वो एग्री भी होने चाहिए कि हम ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तब वो हमारा सेल एग्रीमेंट वैलिड होगा। इसके अलावा ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम सेल एग्रीमेंट तो कर लेते हैं, सेल एग्रीमेंट कुछ पैसे दे दिए, उसके बाद हम भूल जाते हैं, लंबा कोर्ट में केस करते हैं, टाइम भी गुजर गया, उसमें इतने पैसे देने थे, लेने देने, वो भी देर से हो, कोई नोटिस साफ नहीं हो, फिर उसके बाद जब कुछ नहीं होता फिर हम वकील साहब के पास भागते हैं, कोर्ट में भागते हैं कि हम केस फाइल करें। देखिए, उसके लिए भी ज़रूरी है एग्रीमेंट, अगर आप करते हैं 3 साल के अंदर अंदर उस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कराना है आपको, 3 साल के अंदर अंदर उस एग्रीमेंट पर अमल दरामद कराना है। अगर 3 साल के अंदर अंदर नहीं होता, या डेट अगर 6 साल की 5, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर डेट गुजर जाती है तो फिर हम केस भी फाइल नहीं कर सकते, लिमिटेशन में हमारा केस बार हो जाएगा। तो इसलिए 3 साल के अंदर अंदर सेल एग्रीमेंट को लेकर कोर्ट में आना है, अगर प्रॉपर्टी बेचने वाला हमारे नाम प्रॉपर्टी नहीं कर सकता। अब इसके अलावा
हम वो तो कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं साहब, हम ऐसे मैटर्स में प्रॉपर्टी की हम ट्रांसफ़र नहीं कराते, पता भी नहीं होता, डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं होते, और ऐसा भी होता है कि जो एग्रीमेंट करने वाला उसकी डेथ भी हो जाती है। इसलिए बहुत हमारे पास पेचीदा मसले क्रिएट हो जाते हैं। समटाइम ऐसा होता है प्रॉपर्टी हम पावर ऑफ अटॉर्नी पे ख़रीदते हैं, उसकी एक लिमिट है कि हमें उसको प्रॉपर्टी को अपने नाम कराना है, प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं कराते। और जो एग्जीक्यूटेंट है पावर ऑफ अटॉर्नी का, उसकी डेथ हो जाती है, फिर क्या होगा? फिर सामने प्रॉपर्टी तो अगर इन केस ऑफ डेथ हो जाती है पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर की या एग्जीक्यूटर की, तो प्रॉपर्टी बैक चली जाती है, ओनर के पास चली जाएगी, फिर हमें नए सिरे से उससे रब्ता करना पड़े। इसलिए हमें इन टाइम सबसे पहले प्रॉपर्टी की हमें वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि प्रॉपर्टी इसके नाम है, अकेला मालिक है या नहीं है, जो भी उस हिसाब से हमें एग्रीमेंट करना चाहिए। और वरना बहुत से फ्रॉड जो होते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के फ्रॉड होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि पेमेंट हम जो भी करें तो क्रॉस चेक करें। 50,000 या उससे ज़्यादा की जितनी भी पेमेंट है, कभी कैश पेमेंट नहीं करनी चाहिए, उसकी पेमेंट तो बैंक होनी चाहिए। हम उसको पे ऑर्डर भी दे सकते हैं, इसके अलावा हमें चेक भी दे सकते हैं। अगर चेक देना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि वो चेक हमें क्रॉस चेक देना चाहिए, बेरा चेक नहीं देना चाहिए, या पे ऑर्डर वो मांगता है तो पे ऑर्डर भी दे दें, लेकिन थ्रू बैंकिंग चैनल उस पर